बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मार्क्स की वेटेज देखते हैं फॉर वन के एग्ज़ाम फोल्डर की लास्ट क्लास में, और आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेशो एनालिसिस, IS 33। प्रोफिशेंसी लेवल तीनों में हमें 2 चाहिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अप टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, रेशो से अप टू 20 मार्क्स का, और IS 33 EPS से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पूरे पेपर में इनकी वेटेज 20 से 30% है, और इससे अबव 35 से 40 थी, और उससे अबव 30 से 40 थी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्सेप्शनल अटेम्प्ट्स में एक्सेप्शनल वेटेज भी आ सकती है। एक्सेप्शनल अटेम्प्ट में एक्सेप्शनल वेटेज भी अपीयर हो सकती है। पास पेपर एनालिसिस अगर हम देखें तो रेशो से 15, 4, 11, 15, 7, 16, 9। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 1, 7, 4, 1, 3, 6, 1। इस दफ़ा ये इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टाइम सिर्फ एक MCQ आया था इससे। EPS 8, 15, 12, 10, 17, 2, 16। यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस दफ़ा में, क्योंकि बदल के उसने 20 करने होते हैं। 3 केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, 7, 8 एंड 9। तो जहाँ जहाँ चीज़ें शिफ्ट होती हैं वो मामला होता है। आप देखें लास्ट एंड टाइम में PPE से 16 मार्क्स आए, इम्पेयरमेंट से 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1, गवर्नमेंट ग्रांट 8, बोरिंग कॉस्ट 8। इस दफ़ा बोरिंग कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हैवी क्वेश्चन आ सकता है। रेशो से पिछली दफ़ा 9 आया, इसी रेंज में रहता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को 6 नंबर 7 नंबर तक लेके जा सकता है। करेक्शन ऑफ एरर से लास्ट टाइम नहीं आया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से लास्ट टाइम नहीं आया, सिर्फ MCQ आया, इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो 8 नंबर का आया, इस दफ़ा इम्पॉर्टेंट है। NPO 18 नंबर का आ गया, दोबारा 18 नंबर का आने का चांस कम है, हाँ 10 तक ले जाने का चांस ज़्यादा है। तो ये भी एक एनालिसिस होता है कि पिछली अटैम्प्ट में क्या आया, इस अटैम्प्ट में पेपर कैसे बैलेंस कर सकता है। मैंने आपसे कहा था दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है, अगर हिम्मत हुई तो फिर आपके साथ इस पर भी किसी दिन कोई वीडियो शेयर करूँगा कि क्या अटैम्प्ट में एक्सपेक्टेड है, कैसे पेपर को वो सेट कर सकता है। ठीक है, सारी खेल अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह हिम्मत दे इंशाल्लाह। इसके बाद मेरे बेटा हमारे पास 3 कहानियाँ थी आज के 3 टॉपिक में। सबसे पहले मैं लेके चलने लगा आपको कहाँ, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, क्योंकि इसकी थ्योरी आप नहीं पढ़ते। आपने कसम खाई हुई है कि हमने इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी, और एग्जामिनर ने कसम खाई हुई है कि मैंने इसमें से कुछ दे देना है, इसमें से कुछ दे देना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Financial reports are based on estimate, judgments and models rather than exact depictions. अंदाजे से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन रही होती हैं, एग्जैक्ट डिपिक्शंस का मतलब हकीकत। तो सम टाइम आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सारी हकीकत नहीं होती, कुछ अंदाजे भी होते हैं, और अंदाजे लगाने के लिए आपको जो टूल दिया जाता है उसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। The conceptual framework establish the concept that underlie those estimate, judgments and model. एस्टिमेट लगाने के लिए, जजमेंट लगाने के लिए, मॉडल लगाने के लिए आपको जो बेस दी जाती है वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। MCQ आ सकता है। किन 3 चीज़ों के लिए है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? एस्टिमेट, जजमेंट एंड मॉडल्स की एप्लीकेशन के लिए जो टूल है वो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का रोल क्या है? ISB स्टैंडर्ड की सेटिंग के लिए इसे यूज कर सकता है। ISB स्टैंडर्ड की सेटिंग के लिए ISB को हेल्प करता है कि वो हार्मनी लेकर आ सके रेगुलेशंस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और प्रोसीजर्स में। ये बड़ा टेक्निकल काम होता है। 2 स्टैंडर्ड आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, 2 स्टैंडर्ड आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इसके लिए ISB को बहुत सोचना पड़ता है। वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब लॉ बनता है, क्योंकि लॉ सेटर्स जो हैं वो फुल कॉम्पिटेंट नहीं होते,
इसलिए अक्सर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्स्ट का एक सेक्शन कुछ और कह रहा होता है और दूसरा सेक्शन कुछ और कह रहा होता है, क्योंकि इन सेक्शंस को डेवलप करने वाली एक टीम नहीं होती, और अगर एक टीम हो तो मेंबर सेम नहीं होते, मेंबर सेम हो तो आपस में हार्मनी नहीं होती, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बाहर के मुल्कों में जब रूल्स बनते हैं तो पूरी कैबिनेट बैठकर, पूरी टीम एक्सपर्ट्स की बैठकर रूल्स बना रही होती है, और जहाँ कहीं ओवरलैपिंग हो उसको वो पहले से ओवरकम करते हैं। यहाँ जब लॉ पब्लिक में चला जाता है, मसले मसाइल हो जाते हैं, फिर बैठ के सोचते हैं ओहो ये कह रहा है, ये कह रहा है। वो कहते हैं जहाँ पे डील हो जाए वही कर देना, जहाँ पे डील हो जाए वही कर देना। जैसे आजकल पाकिस्तान में जो रिश्वत लेकर टाइम पे काम करते वो भी ईमानदारों की लिस्ट में आ चुका है। लेवल है ना पाकिस्तान का, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। टू असिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, पाकिस्तान में नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कौन है? ICAP। तो ICAP ने NPO पर स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, NPO का जो स्टैंडर्ड है वो ICAP ने डेवलप किया हुआ है, तो लोकल बॉडी को भी हेल्प करता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। टू असिस्ट प्रिपेयर्स of financial statement in applying IFRS and in dealing with topic that have yet to form the subject of an IF। सिर्फ IFRS नहीं होता बेटा, उसके पीछे इंटरप्रिटेशन भी चल रही होती है। जैसे जब इंटेंजिबल एसेट पर स्टैंडर्ड बना तो उस वक्त वेबसाइट्स इतनी पॉपुलर नहीं थी, स्टैंडर्ड बन गया, बाद में वेबसाइट मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अब स्टैंडर्ड सेटिंग वालों ने वेबसाइट को तो डील ही नहीं किया था, जबकि वेबसाइट भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। तो फिर उसके बाद जैसे टैक्स में सर्कुलर्स आ जाते हैं, ऐसे ही IFRS जो है वो क्या बेचते हैं? इंटरप्रिटेशन। मेन IFRS होता है, उसके पीछे इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन होती क्या है? कोई टॉपिक स्टैंडर्ड में शामिल होने से रह गया, या शामिल हुआ तो उस लेवल पे नहीं हुआ जो उसे रिक्वायर्ड था, तो ये इशू बनेगा, फिर इंटरप्रिटेशंस आती हैं। टू असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ऑडिटर्स को भी हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 नंबर का नोट आ सकता है, क्या बता दो? पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। लेक्चर में ये सारे बता चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। कंटेंट देने नहीं चाहिए, लेकिन किसी MCQ में दे दिया तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। क्या दे सकता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का कौन सा चैप्टर क्या शो कर रहा होता है, तो ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा कि किस पोर्शन में क्या चीज चल रही है। MCQ आ सकता है, और एक भी 100 है, एक भी 100 है भाई। Alternative to a conceptual framework, a system based on detailed rule is an alternative to a system based on conceptual। क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS है? जी नहीं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS नहीं है। और अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट आया तो कौन जीतेगा? ठीक है, ये आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनहांसिंग क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी हैं। जो मस्ट है वो फंडामेंटल है, जो मजीद इजाजत देती हैं वो एनहांसिंग है। जैसे स्टैंडर्ड होता है, एक कंपल्सरी डिस्क्लोजर्स होते हैं और एक वो डिस्क्लोजर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड एनकरेज करता है कि अगर आप ये भी दे देंगे तो अच्छी बात है। तो ये बेसिक है, और ये इस पे स्वीटनर या टॉपिंग जिसे आप कह सकते हैं वो है। फंडामेंटल में कितनी है? 2 है, एक रेलिवेंस है और एक रेलिवेंस मीन के जिस टॉपिक की बात चल रही है उसके मुतालिक बात करें। अक्सर घर में जब फैमिली में लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए बैठते हैं तो एक शहजादा शहजादी कपल ऐसा होता है जो ऐसी बोंगी मारता है जो उस वक़्त की रेलिवेंस नहीं मेंटेन कर रही होती, तो बड़े उसे टोकते हो, भाई ये बात यहाँ करने की नहीं है। ऐसी स्टैंडर्ड में रेलिवेंसी होना ज़रूरी है। और दूसरा फेथफुल प्रेजेंटेशन, झूठ ना हो, बेईमानी ना हो, विंडो ड्रेसिंग ना हो, मैनिपुलेशन ना हो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं। जो है उसको ही बयान करना, फेयर बात करना। कौन सी बात करना? फेयर बात करना। यह रेलिवेंस है और ये है फेथफुल प्रेजेंटेशन। इसका एक नाम ये भी है, ट्रू एंड
मटीरियली मिस स्टेटेड नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? मटीरियली। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करने के लिए कंपेरेबिलिटी, वेरिफिबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू ना आए तो 2 नंबर की लिस्टिंग मांग सकता है। कंपेरेबिलिटी का मतलब कंपेरेबल होना चाहिए, इसमें टाइम भी मैटर करता है और हेड भी मैटर करता है। जिस हेड की बात हो रही है दूसरा हेड उससे कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे आप स्टॉक वैल्यूएशन की बात कर लें, पिछले साल आप FIFO पे थे, इस दफा आप EFCO पे आ गए, अब कंपेरेबल नहीं है। पिछले साल आप पीरियोडिक पे थे, इस साल आप परपेचुअल पे आ गए। पिछले साल कॉस्ट मॉडल पे थे, इस साल फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गए। पिछले साल फेयर वैल्यू मॉडल पे थे, इस दफा रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए, तो कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि जब कभी आप पॉलिसी चेंज करें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि नई पॉलिसी ज्यादा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर आप ये डिमॉन्स्ट्रेट करने में कामयाब होते हैं फिर आपको इजाजत होती है, ठीक है जी आप क्या कर दें, चेंज कर दीजिए पॉलिसी को। वेरिफिएबल होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई होने का मतलब क्या है? हकीकत होनी चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, पहले से वो रिकॉर्ड्स में मौजूद होना चाहिए, उसकी ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? कैसे? अब्बा जी ने आपसे कोई बात की, आपने अब्बा जी को जो बात बताई उसकी पूरे एविडेंस आपके पास हैं, तो आपके पास क्या मौजूद है? ऑडिट ट्रेल मौजूद है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अक्सर कोई एंट्री पास करते हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी एंट्री पास करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ऑडिटर अगर टेक्निकल हो और साउंड बेसिस पर काम करे तो वो क्या कहता है? ऑडिट ट्रेल दो मुझे भाई। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये जो तुमने एंट्री पास किया इसके ओरिजिन तक जाओ, इसकी ट्रांजैक्शन दिखाओ, ये ट्रांजैक्शन कहां पे हुई है, इसे कहते हैं ऑडिट ट्रेल। कौन सिखाएगा? ऑडिट का मैं नहीं बीबी, मैं ऑडिट नहीं पढ़ाता, ऑडिट वाले टीचर सिखाएंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो है इसका ऑडिट ट्रेल मौजूद है या नहीं। इसके बाद मेरे भाई टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली होनी चाहिए, वो आउट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या नहीं होनी चाहिए? आउट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। अगर आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन है तो टाइमलीनेस अचीव नहीं हो रही। आज 14 अगस्त है, माशाल्लाह 9 को आपका पेपर है, कोर्स भी खत्म हो गया, टेस्ट सीरीज भी हो गई अल्लाह के फजल से, एग्जाम फोल्डर को भी अल्लाह ने पाए तकमील तक अपने फजल से और आपकी बरकत से पहुंचा दिया। तो अल्लाह के फजल से हमने क्या अचीव कर ली? टाइमलीनेस अचीव कर ली। क्या अचीव कर ली? टाइमलीनेस अचीव कर ली। अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये साहब नहीं होना चाहिए। जो एप्लीकेशन हो वो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आनी चाहिए। पहले जो स्टैंडर्ड होते थे उनमें 2 ट्रीटमेंट होती थी, एक को कहते थे बेंचमार्क ट्रीटमेंट, एक को कहते थे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ये कर लो या ये कर लो। इससे ऑर्गेनाइजेशंस में मसले आना शुरू हुए, कंपेरेबिलिटी खत्म हो गई। ये भी एक एजुकेशन सेक्टर है, मैं भी एक एजुकेशन सेक्टर हूं। इन्होंने बेंचमार्क ट्रीटमेंट कर ली, मैंने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर ली। कल को जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में कंपेयर करने लगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में तो नहीं कर सकते क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। फिर आईएसबी को अकल आई और उन्होंने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, नारा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट ऑन यूजफुल इंफॉर्मेशन। भाई हर इंफॉर्मेशन की ना कोई कॉस्ट होती है और किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए जाते हैं। अगर बेनिफिट ज्यादा हो तो कॉस्ट लगाई जाती है, अगर बेनिफिट ज्यादा ना हो तो कॉस्ट नहीं लगाई जाती। ये आपने पढ़ा भाई, इकोनॉमिक रिसोर्स को एसेट कहते हैं। आप पर कोई क्लेम है तो उसे इंटरनल क्लेम है तो उसे इक्विटी कहते हैं। इनकम एसेट का इंक्रीज होना या लायबिलिटी का डिक्रीज होना, एक्सपेंस लायबिलिटी का इंक्रीज होना या एसेट का डिक्रीज होना। ये सारी डेफिनेशन हमने की हुई है। बच्चियों बाद आ जाओ।
ये पढ़ा हुआ है आपने भाई, नथिंग इम्पोर्टेंट। या चुप हो जाओ, पढ़ाने दो सुकून से। कंसिस्टेंसी क्या होती है? जो करो मुस्तकिल मिजाजी से करो। जो अकाउंटिंग पॉलिसी या जो अकाउंटिंग एस्टीमेट या जो अकाउंटिंग मेथड आपने अडॉप्ट किया है उसको फोर्सिएबल फ्यूचर तक अप्लाई करते रहो। हाँ, किसी पॉइंट पर जाकर आपको एहसास हो कि यार ये फेयर प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो फिर आप इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करें और अपनी पॉलिसी या अपनी अकाउंटिंग एस्टीमेट को क्या कर लें, चेंज कर लें। मटीरियलिटी, जिस इंफॉर्मेशन की मिस स्टेटमेंट या ओमिशन, क्या कहा, स्टेक होल्डर के डिसीजन को चेंज कर दे, क्या, उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, मटीरियल है। प्रूडेंस, सिखाया हुआ 4 चीजें। एसेट को ओवर स्टेट ना करो, लायबिलिटी को अंडर स्टेट ना करो, इनकम को ओवर स्टेट ना करो, एक्सपेंस को अंडर स्टेट ना करो। ये प्रूडेंस है भाई। तुम लोग कौन हो? प्रूडेंट हो, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिस साल का रेवेन्यू है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसी साल माइनस करो, इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जब तुम बड़े हो जाओगे और सेहत वाले हो जाओगे तो अब्बा अलहदा तुम अलहदा, इसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी कोई हमें फंक्शन में बुला रहा हो तो किसके कार्ड में एंटर हो जाते हैं हम? अब्बे के कार्ड में, मिस्टर दिस एंड दिस विद। फिर जब ये सेहत वाला हो जाएगा तो फिर सेपरेट आ जाएगा, मिस्टर बीमारी विद फैमिली, मिस्टर बीमारी विद फैमिली। तो सेहत इनकी पार्टनर होगी, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट दर्द इनके बच्चे होंगे, तो इनके बच्चों के नाम हमने अभी सिलेक्ट कर दिया। फेयर वैल्यू, आज जिस वैल्यू पर आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है दो नॉलेजेबल पार्टीज के दरमियान में एट आर्म्स लेंथ, ये क्या चीज है? दोनों पार्टी के पास नॉलेज इक्वल होनी चाहिए। आज की मॉडर्न एनवायरनमेंट में सारी पार्टीज के पास इंफॉर्मेशन सेम होती है, पहले नहीं हुआ करती थी। पहले ये शहरी बाबू गांव जाते थे और उन्हें क्या कहते थे, इतने पैसे दो दुबई पहुंचा देता हूं, और लाहौर में चुबुर्जी पार्क में लाकर जो जहाज खड़ा होता था उसमें बिठाते थे, वहां कार्टून चलते थे, वो एयर होस्टेस होती थी, वो कुछ जूस वगैरह देती थी। वो बेचारा गांव वाला क्या समझता था, अभी जहाज उड़ेगा, अभी उड़ेगा। बड़ी नौसरबाजी की इन लाहौरियों ने, अल्लाह में हिदायत दे। अच्छा, अब गांव वाले हो गए अक्लमंद, अब ये लाहौरियों को लेके जाते हैं, हाँ तुझे खेतों की सैर करवाएं, तुझे ट्यूबवेल पे नहलाते हैं, इसलिए ले जाते हैं और फिर यहाँ फोन करते हैं, जी बच्चा वापस चाहिए तो इतने पैसे लेके ना फला गांव के फला चक नंबर पे पहुंच जाओ। हाँ जी, अब ये हो गया। तो ये जो है ना, कच्चे में पहुंच जाओ। मेरा अपना फर्स्ट हैंडेड दोस्त अगवा हुआ था भाई, बराए तवान में, सिंध के इंटीरियर में ले गए थे, आधा पागल होके वापिस आया था। पुलिस वालों ने कहा था भाई पैसे दे तो बचेगा नहीं, वरना दे दिए थे पैसे, और टोटली उनकी रिलायंस पे हुआ था, सब कुछ उन्होंने खुद ही किया था, बस ये उनकी मेहरबानी वापस दे गए थे। वो कहते हैं ना आजकल पाकिस्तान में जो बेईमानी भी ईमानदारी से कर लेना वो भी नेक आदमी है, इसलिए उसके घर वाले उन किडनैपर्स को दुआ देते हैं कि कम से कम पैसे लेके बच्चा हमारा छोड़ के थे। बच्ची हो प्लीज प्लीज। नॉलेजेबल पार्टीज होनी चाहिए, सबके पास इंफॉर्मेशन सेम है और वो ट्रांजैक्शन भी करना चाहती हैं। मसलन आपके नेबर में बाहर से कोई बच्चा आया हुआ है कनाडा से, उसके हाथ में आईफोन 16 है, आप जबरदस्ती उसे यहाँ के लेस दे के कहो यार ये फोन मुझे दे दे, तो इसका मतलब नॉलेजेबल नहीं। अच्छा हाँ, अगर वो बच्चा समझदार है, वो क्या कहेगा, अंकल अपनी उम्र देखो और अपनी। तो जितने अंकल बैठे हुए ना यहाँ पे, वो काइंडली बच्चों के साथ ऐसी ट्रांजैक्शन करने से गुरेज करें। इन एन आर्म्स लेंथ का मतलब ये नहीं बाजू वाली ट्रांजैक्शन,
फेस टू फेस नहीं भाई, दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती ना हो। आपका बड़ा भाई जो है वो कोई बाइक बेच रहा हो तो आपको मार्केट से कम रेट पे दे देगा, किस्तें भी कर देगा और ये भी कह देगा चल यार जब तू आर्टिकल्स पे जाएगा जब पैसे दे दी। ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है। ये रूममेट के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हो ये एट आर्म्स लेंथ नहीं है। हाँ, मार्केट में जाकर ट्रांजैक्शन करते हो वो आर्म्स लेंथ है। चाय दे दी चिट्टे। ऑफसेटिंग क्या होती है? ऑफसेटिंग क्या होती है? सेहत ने बीमारी को एक लफ्ज कहा, बीमारी ने भी एक लफ्ज कह दिया। उसने दो लफ्ज कहे, इसने भी दो लफ्ज कह दिए। उसने तीन कहे, इसने भी कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है। चल भाई डाको डाक। तो क्या हो गई? ऑफसेटिंग हो गई। ऑफसेटिंग सिर्फ डेटर और क्रेडिटर की अलाउ है या इसके अलावा कोई स्पेसिफिक हेड हो सकता है? अदरवाइज ऑफसेटिंग अलाउ नहीं है। कैसे? बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कैश एंड बैंक है, ओडी लिया हुआ है, लायबिलिटी है, दोनों को ऑफसेट। चिट्टे तूने सुनना कम क्यों कर दिया? तुझे कुछ और पता चला होगा, वो भी आजादी का सूट सिलवाया हुआ है, हमने भी सिलवाया हुआ है। हाँ, कल अंगूठे पे क्या लिखा हुआ था? बता दूं? बता दूं? पहले एक दफा हुआ था, मैंने इसे 50,000 तक की ऑफर की थी, 50,000 ले, मुझे इजाजत दे दे कि मैं बता दूं क्या हुआ था। तो इसने कहा था नहीं सर, उसकी कीमत 50,000 से बहुत ज्यादा है। बता दो भाई, ले ले 50,000। 50,000 ठुकरा देते अगले की मोहब्बत में। क्या लेवल है यार। ले ले। अब कैश एट बैंक को बैंक ओडी के साथ नेट नहीं कर सकते। कैश एट बैंक एसेट के तौर पे जाएगा और ओडी एक लायबिलिटी के तौर पर जाएगी। ऐसे ही एक फिक्स एसेट का डिस्पोजल किया तो गेन आया, एक का किया तो लॉस आया। दोनों को इनकम स्टेटमेंट में नेट नहीं कर सकते। गेन को अलहदा लिखेंगे और लॉस को अलहदा लिखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये चीजें पेपर में आ सकती हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जो माजी में इनकर की, जो माजी में इनकर की और आज उसकी WDV। आज उसकी WDV का मतलब उसकी कैरिंग अमाउंट। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू जो कंसिडरेशन आपने दी है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं आप कैश और बैंक दे रहे हो, कोई और एसेट भी दे सकते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पहले भी बताया था, दिखाओ जरा बाजा। आज ये बाजा हम खरीदने जाएं तो जितने में आज खरीद सकते हैं उसे इस बाजे की रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसने 2 दिन पहले खरीदा था, वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। साथ वाला कहता है दून 200 रुपए बेचेगा तो 200 की ये जो ऑफर है ये फेयर वैल्यू। माजी में कितने का खरीदा था? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज कितने का बिक सकता है? फेयर वैल्यू। आज इस जैसा कितने का खरीद सकता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये कहता है मैं अपने बच्चों को बाजे बजा बजा कर ट्रेन करूंगा। इसका मतलब ये इसको यूज करना चाहता है। अभी तो सेहत ही नहीं है तो बच्चे दो, बहुत आगे की चीज है। इसका मतलब फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे इसे बाजा बजाकर। फ्यूचर बेनिफिट्स भाई चुप और चुप। फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू को क्या कहा? इस एसेट की क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो 4 कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात याद रखना, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंट्री आइटम है क्योंकि आ रही होती है आइटम। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एग्जिट आइटम है क्योंकि बेचने की बात हो रही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंट्री आइटम है, आज जितने का खरीदना है, किसी आइटम ने एंटर होना है। और प्रेजेंट वैल्यू भी एंट्री आइटम है क्योंकि आप उसे यूज कर रहे हैं। तो फेयर वैल्यू एग्जिट आइटम है। क्या कहा? रियलाइजेबल वैल्यू ये भी एग्जिट आइटम है। आज खर्चे माइनस करके जितने में बिक सकता है वो उसकी रियलाइजेबल कॉस्ट है। याद करें NRV, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस
एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। बात आने की हो रही है, जाने की हो रही है, जाने की हो रही है, तो ये इसकी क्या है, एग्जिट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एग्जिट वैल्यू। ये फेयर वैल्यू भी आ गई जी। अभी बताया फेयर वैल्यू के मुतालिक। प्रॉब्लम विद फेयर वैल्यू छोड़ आगे जी, इक्विटी सिखा दिया हुआ। ये पेज जरा ध्यान से पढ़ लें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। छोटियों बाज आ जाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंट्री वैल्यू है, फेयर वैल्यू एग्जिट वैल्यू है, वैल्यू इन यूज एग्जिट वैल्यू है, और करंट कॉस्ट एंट्री वैल्यू है। वैल्यू इन यूज सिखाया था इम्पेयरमेंट में, क्या होता है, फ्यूचर बेनिफिट्स को आज कर दें, और कब तक के लिए, डिस्पोजल तक। कौन सा वर्ड बोला, डिस्पोजल तक। तो क्या बन गई, एग्जिट वैल्यू। क्या बन गई, एग्जिट वैल्यू। इसलिए याद करें, वैल्यू इन यूज के आखिरी साल में आप एसेट की डिस्पोजल वैल्यू डाला करते थे। आखिरी साल में क्या डाला करते थे, आए जी आगे। लेक्चर रिवाइज करके आए हो जो दिया था आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, ध्यान से पढ़ें इसे। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ें। नॉट इन बुक, आई कैप की कंप्रीहेंसिव एग्जांपल 9 है। क्या कह रहे हैं, गर्मी हो रही है, मुझे लग रही है भाई, एसी देखना कितने पे। In case of conflict between requirement of conceptual framework and IFRS, the requirement of conceptual framework सही गलत, गलत है। Conceptual framework is not an international financial reporting standard, सही है। HR related cost is recognized as an in the financial statement since economic benefit is probable from human, सही गलत, गलत है, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्या नहीं होता, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन में है कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। वैसे ये हम पढ़ेंगे FAR 2 में। कहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कौन से चैप्टर में, IS 38 में। ये देखिए, ये है फॉल्स। आगे जी, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन, सही गलत, गलत है भाई। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड्स, ये सारी चीजें जो है इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये भी कौन कहता है, IS 38। 5 चीजें हैं, लेकिन बाकी अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपने सिर्फ गुडविल को याद रखना। इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है ये एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं होती। When economic benefit arise over several accounting period and the association with income can only be decided in broad terms, expenses should be recognized in profit and loss of each accounting period on the basis of systematic and rational allocation procedure. Yes, no? Yes. बोले भाई yes, no? स्टैंडर्ड खोलें जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नोट्स बनाए थे। बीबी जाग, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओपन करें जल्दी से, नोट्स अपने ओपन करें, पढ़ के नहीं आए हैं।
नहीं पढ़ के आए ना, तो ये तो बुरी बात है ना, पढ़े। हम अपने आप से कसम खाई कि आज जाके हमने ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिवाइज करना, पक्का? आए जी। क्या है ये, किसकी वजह से? ये अभी तो बताकर आया हूं, जिस साल का अगर रेवेन्यू 5 साल तक आता रहेगा तो एक्सपेंस को भी 5 साल पर डिवाइड करके राइट ऑफ करते रहेंगे। और डेप्रिसिएशन इसी की तो एग्जांपल है। एसेट इस्तेमाल होकर रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे जैसे वो रेवेन्यू जनरेट करता है वैसे वैसे हम डेप्रिशिएट करते हैं। जब एक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसे एसेट के तौर पे लिख दो। नहीं भाई, क्या है? फॉल्स है। फेयर वैल्यू मेथड में एसेट्स आर मेजर्ड एट द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू परचेज। जी नहीं, फेयर वैल्यू में परचेज का कहानी नहीं है, बल्कि किसकी कहानी है? सेल की कहानी है। द सेम और अ सिमिलर एसेट करंटली, ये तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट की डेफिनेशन है, ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन तो क्या हो गया? फॉल्स। ये है पूरी कहानी। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, ट्रू है, फॉल्स है, नथिंग है। इससे जरा ध्यान से, वही इंट्रो की तरह, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन इज करेक्ट, इस तरह का एमसीक्यू भी दे सकता है। ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में दो बातें हैं, एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और एक, बोले भाई, कैपिटल मेंटेनेंस। दो तरह की कहानी है। अब जरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, टेक योर टाइम, अभी रिवाइज कर लेंगे। बेटा बातें नहीं, कहता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी देखी जाती है। सही गलत? सही भाई। फिजिकल में आप ये देखते हैं कितने यूनिट ज्यादा बने, कितने यूनिट्स ज्यादा बने, तो 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। ध्यान से बेटा, नहीं रिवाइज हुआ वो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन रिवाइज करना है। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट विल बी एंड एसेट्स विल बी व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, सही गलत? सही। क्यों सही? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर बनती है? नेक्स्ट, अगला पढ़े, तीसरा। इनकम रिप्रेजेंट्स ऑल इंक्रीजेज इन एसेट और डिक्रीजेज इन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन, सही गलत? जी अच्छा जी, इनकम की डेफिनेशन आप बता दें। ऑल इंक्रीजेज नहीं, क्योंकि जो ऑनर से पैसा आता है वो इनकम नहीं होता। इनकम डज नॉट इंक्लूड दोज इंक्रीज इन इक्विटी विच आर रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर ऑफ, इंट्रो में पढ़ाया हुआ है। ये कहां पढ़ाया हुआ है? इंट्रो में पढ़ाया हुआ है। अगर ये ऑल का वर्ड ना होता फिर कर देते। आगे, टू बी अ परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और डिपिक्शन would have 3 characteristics. It would be complete, relevant and verifiable. जी कौन सी है फेथफुल प्रेजेंटेशन के लिए? बोले भाई, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम। अब ये नोट्स आपने याद करने हैं भाई, हम टीचर्स याद करते हैं, हम तो उस वक्त एक्सप्लेन कर रहे होते हैं आपको, क्योंकि हमने पेपर में नहीं अपीयर होना, पेपर में आपने अपीयर होना है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसको करें। और अभी आपके सामने है, मैं जो इंपॉर्टेंट कह के आ रहा हूं वही आई कैप की एग्जाम्पल में मौजूद है भाई, और यही पास पेपर में आया हुआ ये ले। इसलिए प्लीज बातों को ध्यान से सुने, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आप कहें यार मुश्किल टॉपिक तैयार कर लो, जो इजी नंबर आ रहे हैं उसके लिए मुश्किल की तरफ जाने की क्या जरूरत है?
In value in use method, assets are measured at the amount that would be paid to purchase the same or a similar asset currently. सही है? ये गलत है भाई, यहाँ पे तो डिस्पोजल वैल्यू ली जाती है. क्या ली जाती है? तो नंबर 5 में फॉल्स है. Value in use is the present value of cash flow or other economic benefit that an entity expect to derive from the use of and from its ultimate disposal. Current cost and fair value are exit values. जी नहीं, करंट जो है ये एंट्री है और फेयर जो है ये एग्जिट है, क्योंकि करंट कॉस्ट खरीदने की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? नंबर 6 फॉल्स. करंट जो है वो एंट्री है. रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. नहीं, ये कह रहा नहीं भाई. इसका मतलब क्या? ओवरराइड का मतलब जीत जाता है कौन? किससे? कॉन्सेप्चुअल. वाकई जीत जाता है तो ट्रू है. 7वां क्या है? ट्रू है. Financial capital maintenance is likely to be most relevant to investors as they are interested in maximizing the and purchasing power. फाइनेंशियल का ताल्लुक ही परचेजिंग पावर से है, क्योंकि ये इंटरेस्ट को, मनी इफेक्ट को कंसिडर करके चलता है, और फिजिकल जो है वो मनी इफेक्ट को कंसिडर करके नहीं चलता. वो एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी देख रहा होता है. लिखें जी. 2 कॉन्सेप्ट सर ने दिए थे, एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का और एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का. फिजिकल में यूनिट्स देख रहे होते हैं, फिजिकल में यूनिट्स देख रहे होते हैं, फाइनेंशियल में पैसा देख रहे होते हैं. क्या कहा? और फाइनेंशियल में पैसे देख रहे होते हैं, मनी देख रहे होते हैं. वो कह रहे हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहा होता है और परचेजिंग पावर. और परचेजिंग पावर का ताल्लुक किससे है? इंटरेस्ट से है, पैसे की वैल्यू से है. तो सही है गलत है? सही है. और अगर यहां लिखा होता फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, तो वहां क्या देख रहे होते? इंक्रीज इन यूनिट्स. इंक्रीज इन, तो ये भी ट्रू है. अब क्या कह रहे हैं? ऑटम 24 में आया था क्वेश्चन नंबर 4 6 मार्क्स का. करके दे मुझे जल्दी से, ध्यान से करें. कहता है अकाउंटिंग मैनेजर के तौर पे बताओ कि इन्हें रिकॉग्नाइज करें या ना करें. एन एसेट फॉर लॉयल कस्टमर. बड़ा मजाक करते हैं आप मेरे साथ, बड़े तमाशे लगाते हैं, बाजे बजा रहे हैं, तैयार होकर आए हुए 14 अगस्त को. तो क्या मैं आपको अपने लिए एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लूं? नहीं, क्योंकि भाई लॉयल्टी जो है ये कंट्रोल नहीं की जा सकती. किसी दिन ऐसी मेरी कोई बात बुरी लग गई और आपने कहा यार R2 मैं जहन्नम में जाके पढ़ लूंगा, इससे नहीं पढ़ूंगा, तो लॉयल्टी तो अड़ गई. तो इसका मतलब इसे रिकॉग्नाइज, क्योंकि लॉयल्टी हो या एम्प्लॉय की रिटेंशन हो, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता. आगे. An asset for plant and related liabilities since the contract for the purchase has been, but the plant will be delivered in. जी भाई कर दो. जी नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे पास कंट्रोल नहीं आया. क्या नहीं आया? इसलिए एसेट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब एसेट रिसीव हो जाए, हमें एसेट का कंट्रोल मिल जाए. एग्रीमेंट साइन होने पर नहीं होता, इवन एडवांस देने पर भी नहीं होता. यार ये बहुत आगे की बात है, ये कहानी है
आपकी IS 37 की, अभी सिर्फ इतना याद रख लें कि लायबिलिटी प्रोबेबल हो तो उसे प्रोविजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविजन कहते हैं, अदरवाइज किसी और स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। A liability for the full year office rent for the next year as contract has been, नहीं भाई, याद करें अक्रूवल प्रीपेमेंट में, यही अपनी बीमारी। इसके हॉस्टल वाले ने कहा यार ये तेरी तरफ पेएबल है, इतनी पेएबल की एंट्री पास कर ले। इसने कहा क्यों? कहता है ये तेरा किराया, तेरे बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों का। इसने यहाँ लाइन लगाई और क्या कहा? सिर्फ मेरे अब्बे का जो बच्चा है उसने सर्विस ली है तो ये पेएबल है। मेरे अब्बे के बच्चे जितने भी हैं जब वो आएंगे तो फिर मैं उनको तेरे हॉस्टल में जमा करवा दूंगा और 30 दिन के बाद आके मिल लिया करूंगा, क्योंकि माशाल्लाह इसकी पूरी टीम होनी है, 11 मेंबर्स। चलो मेरे बच्चा, बस 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 बच्चियों चुप। एक तो तुम्हें मैंने अपॉर्चुनिटी दी है कि 14 अगस्त की तैयारी कर लो, ऊपर से तुम बातें कर रही हो। यार कल मैंने खरीदना था, यकीन करो वेस्ट कोट भी खरीदी थी, गाड़ी में ही पड़ी हुई है वेस्ट कोट, टाइम ही नहीं मिल सका। क्या बेटा, क्या कह रही है? मैं बता तो रहा हूँ, मुझे अपना नहीं पता, मैं तो लगा था कि गो एंड गॉन, इतनी नींद आई हुई थी। पढ़ाई कर ले मेरा बेटा है, हाँ सबस कलर के यार, क्या कमाल हो गया यार, बड़ी मेहरबानी। दिखा दे, मैं तुम्हें दिखा दे। खामोश, कोई अक्ल नाम की चीज है तुम्हारे पास? चलो, इसके बाद बात चल रही है इंटरप्रिटेशन की। किसकी बात चल रही है? इंटरप्रिटेशन की। सर आपका नाम क्या है? ये 14 अगस्त की वजह से आपने ये ड्रेसिंग की है माशाल्लाह। स्टेज में आए जी, स्टेज पे आए जी। बच्चों की फरमाइश है, क्लैपिंग भाई। आ जाए भाई, आ जाए। आ जाए भाई, आ जाए, सामने खड़े थे। बाजे भाई बाजे। बैठे तशरीफ रखे। तुम जितना मजाक करते हो ना बच्चों से, इन्होंने R2 में इसलिए नहीं आना कि यार हमारे से मजाक होता है। तुम्हारी मेहरबानी यार, कुछ 4 पैसे मुझे भी कमाने दो। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन या पास से होगी, या टारगेट से होगी, या कंपेटिटर की परफॉर्मेंस से होगी। कंपेटिटर परफॉर्मेंस, बेटा बातें नहीं। कितनी रेशोज थी? 19। और 19 रेशो हमने अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल से तैयार कर ली थी, उस मालिक का करम है। ये पेज इंपॉर्टेंट है। आई कैप ने क्योंकि कभी ऐसे लिख कर नहीं दिया, मैंने भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाया, लेकिन ये पेज याद रखिएगा। अगर आई कैप कहेगी आप प्राइवेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशोज कैलकुलेट कर दो, तो कौन सी करोगे? और अगर वो कहे पोटेंशियल एक्वायरर, प्रॉफिटेबिलिटी भी करोगे। और डिस्प्रीन है किसी के पास? डिस्प्रीन यार, किसी को कह के 2 डिस्प्रीन मंगवा दे हीरो। बैंक या कोई पोटेंशियल लेंडर जो हमें कर्ज देना चाहता है, वो क्या कैलकुलेट करेगा? एंड गेनिंग रेशियोज। ये कौन कर रहा है बेटा? मुख्तलिफ पार्टीज कर रही हैं। जो बीमारी को खरीदने आएंगे वो बीमारी के कौन से बिजनेस की रेशियोज कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी।
बीमारी का बिजनेस होगा वो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब सेहत के घर वाले आकर इसके ऑफिस में क्या कर रहे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो इसमें क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट। इसे नहला धुला के कनाडा लेके जाते हैं टोरंटो, फिर ये वहां जाके नहलाया करेगा उनके टॉमीज को। हमारा डॉगी टॉमी, हमारा डॉगी डॉगी, क्या बात है, क्या फर्क है, ये भी कोई बात है यार। आगे सुन भाई जी, मेरा बेटा ये दोबारा रिपीट करने नहीं मेरा बेटा, एक दफा, एक बात एक दफा। पोटेंशियल एक्वायरर, उन्होंने कहा भाई आज तुझे खरीद के लेके जा रहे हैं, दोबारा कभी वापस नहीं करेंगे। ये कहां गई? अब वो क्या रेशो कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की और वर्किंग कैपिटल। तुम कर्ज मांगने चले गए बैंक से, बैंक कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करेगा, अच्छा आज जो कोई बोंगी लगे ना उस पे बाजा होना चाहिए, अभी नहीं, नेक्स्ट। आज वैसे ही लंबी हो जानी है, बहुत ज्यादा काम है। चलो भाई, ये सारी रेशियोज हम पढ़ चुके हैं। वैसे यार माशाल्लाह हमने कितना पढ़ा, जब भी तो इतनी नींद इकट्ठी हुई भी, अब एहसास होता है भाई नींद क्यों इतनी आती है। आओ जी, क्या आ सकता है क्वेश्चन, लिमिटेशंस सारा पढ़ाया हुआ है। हिस्टोरिकल डाटा पे होती है, हिस्टोरिकल डाटा वर्सेस करंट कॉस्ट, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट शामिल नहीं होता। समटाइम चीजों को क्या कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। रेशोज पॉलिसीज और एस्टीमेट पर करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एस्टीमेट और पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। बिजनेस कंडीशंस मैटर करती हैं। आप नोट करें, किसी साल में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, किसी साल में बिल्कुल बारिशें नहीं होती, और बारिशों की वजह से सारे बिजनेसेस क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। आज 14 अगस्त है, बारिशें हो रही हैं, कितनी काम जो आज सेल होनी थी आइटम्स वो सेल नहीं हो सकेंगी। ठीक, इंटरप्रिटेशन, अल्फाज तो बहुत से होते हैं और एक लफ्ज के कई मतलब भी होते हैं। ऐसे ही जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो आप अपनी सेंस अप्लाई कर रहे होते हैं, सामने वाला उसको किसी और एंगल से भी ले सकता है। कंपनी स्ट्रेटजी, कंपनी की स्ट्रेटजी भी मैटर करती है, उसी हिसाब से वो रेशियोज कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। इसी वजह से तो विंडो ड्रेसिंग क्रिएट होती है। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होना कुछ दिखाना कुछ। विंडो ड्रेसिंग क्या है, होना कुछ दिखाना कुछ। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करवा दिए थे, वर्टिकल एनालिसिस करवा दिए थे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में ये तीनों चीजें आती हैं, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी और रेशो भी। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन करते हैं, और वर्टिकल में क्या करते हैं, अप टू डाउन करते हैं। विंडो ड्रेसिंग में ये सारी बातें उस दिन सिखाई थी, ये पढ़कर जाना। हो सकता है कि एक कोड करके कहे कि बताओ ये विंडो ड्रेसिंग है या नहीं है। इसके बाद मेरे चंदा, इस टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे डर लगता है आपसे, वो अफेक्ट वाले क्वेश्चन से लगता है। आज मैं बनाकर भी लाया हूं अफेक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो लिख लो। ये जो अफेक्ट पूछता है इसको जरा अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि कैलकुलेशन और कमेंट इंशाल्लाह लिख लोगे अल्लाह ने चाहा तो, अब मसला नहीं है इसमें। जी, कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देनी होती।
ये तीनों क्वेश्चन क्लास में हुए हैं, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे और आज के मॉक पे, आज के मॉक पे, क्योंकि मॉक में भी ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाकर लेकर आयो। ईपीएस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बनाओ, ईपीएस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा बातें नहीं ना बच्चियों, ओए बच्चियों प्लीज, ईपीएस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ईपीएस करवाया था, पक्की बात? अच्छा, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बताए थे, रिडीमेबल, कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा जी, शू ना करो यार। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने सिखाए थे, ये हकीकत के लिए करते हैं। हकीकत के कितने ख्वाब थे? 4 ख्वाब सुनाओ। इश्क और मुश्क न छुपाए नहीं छुपते, यकीन करो। अगर आज तुमसे इश्क ना होता ना तो मैं यहाँ ना बैठा होता, वल्लही वल्लही। आज से मैं अपने इश्क में तो इंसान बना, तो अपनी पर्सनैलिटी का तो ख्याल कर अल्लाह के बंदे। वो मुझे अपने बड़े भाई की शादी आ गई, ये सारे कजन सारे भाई ना खड़े हो गए पागलों की तरह। वो एकदम एक मेरा जो दोस्त है, कंबाइन दोस्त नहीं, हम चारों भाई तकरीबन मोर और लेस 1-2 साल के फ़र्क से हैं। तो वो कहने लगा साहब नाम है उसका, तू भी शुरू हो जाए। मैंने कहा ले आज कर, लड़की वाले कहेंगे ये तो छिचोरे हैं, ये मौलवी भी यही काम करने में लगे। तो तू कम अज़ कम अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल कर, मैं और तू बाजे बजाएंगे, लोग कहेंगे ले यार इन्होंने जनाजा पढ़ाते हुए भी ना बाजे शुरू कर देने। तो हमारा रोल बड़ा डिफरेंट है, ठीक है भाईजान? क्यों हम खुशी के वक्त पे भी हम आगे होते हैं और गम में भी हमें ही आगे होना पड़ता है। तो आइंदा से तूने बाजे अगर बजाने हैं तो छुप के बजाने हैं। मुझे लगता है तेरी ससुराल वाले तुझे गोद में उठा के लेके जाएंगे और कहेंगे हमने बच्चा पाला है, एक बच्ची को खेलने के लिए कुछ चाहिए था, हमने इसे पाल लिया। लेकिन जब दोनों बाहर खेलने निकला करोगे ना, बच्चों को बता दिया करना कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, पता चले वो कुछ और समझते रहे। आओ आगे, बस चुप। अगर शेयर इशू मार्केट वैल्यू पे हो तो फिर उसका ख्वाब नहीं देखा जाता, पढ़ा दिया था। अच्छा जी, शेयर इशू होना किसी कंसीडरेशन के बगैर, इसे क्या कहते हैं? बोनस इशू। इसे स्क्रिप इशू भी कहते हैं, लिख लें स्क्रिप इशू। पहले भी लिखवाया था, दोबारा लिख लें, बाज़ दफा नहीं नजर आता। स्क्रिप इशू, शेयर स्प्लिट सिखा दिया था। इसे स्टॉक स्प्लिट भी कहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में शेयर को स्टॉक कहते हैं। अनसोल्ड गुड्स को भी स्टॉक कहते हैं, शेयर को भी स्टॉक कहते हैं। ये चिकन की जो यखनी बनती है इसको भी स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कहते हैं ना बच्चियों, उन्हें बनाना ही नहीं आता, स्टॉक ही कहते हैं भाई। ये चाइनीज के लिए जो आप चिकन का पानी बनाते हैं है ना, स्टॉक कहते हैं ना। नहीं पता किसी बच्ची को? और तुम क्या करोगी जिंदगी में अल्लाह की बंदियों? हाँ, कुक तो मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। बल्कि बाजार से मंगवाना, कुक क्यों लगवाओगी? कुक लगवाओगी भी बर्तन धोने के लिए, हस्बैंड को कहना पड़ा करेगा। राइट इशू सिखा दिया था। अच्छा, राइट इशू जो आप कहते हैं ना कि प्रीमियम पर होता है, तो वो प्रीमियम पार वैल्यू से होती है, वो करंट मार्केट वैल्यू से नहीं होती, ठीक है? अच्छा, वो जो राइट इशू के बाद प्राइस आती है ना, उसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या कहते हैं? तो लिख लो, राइट इशू के बाद वाली प्राइस को थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं।
MFA के टीचर सिखाएंगे सरदनान इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। राइट इशू के बाद की प्राइस को थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं, MFA में पढ़ेंगे डिटेल। ये जो सर अंसारी कहते हैं ना, ऐसा लगता है तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा से थे, ये असल में सर अंसारी मुहज्जिब जबान में बोले ना तो इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। लेकिन अब बताओ, इसे बोल के पढ़ाता मजा आता? ये कहना ऐसा लगता है आप हमारे साथ, यकीन करो इसमें वैल्यू ही कुछ और है, इसमें तरंगी कुछ और है, तरन्नुम ही कुछ और है। ऐसा लगता है आप हमारे साथ हमेशा। उसके सामने रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कोई मतलब ही नहीं आया, कोई दिल के तार ही नहीं बचे। मखदूम आपके दिल के तार बचते हैं? मखदूम बहुत अच्छा बच्चा है भाई, लेकिन बैठ जा बेटा बैठ जा। पार्टली पेड शेयर्स भी सिखा दिए थे अल्लाह के फजल से। कौन से? वो जिसमें 75% दे, बाद में उसकी कमेटी निकली थी, उसने पैसे दे दिए तो शेयर्स भी क्या हो गए थे। इसे भी शेयर इशू ही समझना, इसे भी डिसकंटिन्यूड वाला भी EPS सिखा दिया था, सिखा अल्लाह के फजल से सब कुछ दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूटेड? कम हो जाना, शेयर कम नहीं, EPS कम हो जाना। और एंटी डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड EPS के लिए क्या करना पड़ता है भाई? ये लो, हकीकत, हकीकत प्लस नया ख्वाब। बोलो बेटा, बातें नहीं। एंटी डाइल्यूशन सिखा दिया था। एक पॉइंट लिख लो, एंटी डाइल्यूट EPS, एंटी डाइल्यूटिव EPS जब ही होता है जब ऑप्शन एक्सरसाइज करने में जब बोलो ऑप्शन एक्सरसाइज करने में ऑप्शन होल्डर को फायदा नजर ना आ रहा हो, फायदा नजर बोलो ना आ रहा हो। ये देखना भाई बुजुर्गों, याद करो ये था फ्री शेयर्स का फार्मूला। एक्स्ट्रा शेयर्स कब होंगे सर? ऐसे समझो, महंगे शेयर्स कब होंगे? जब एवरेज प्राइस मार्केट की कम होगी और एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगी। एक सिखाया भी था क्वेश्चन जिसमें एंटी डाइल्यूटिव हो गया था, क्योंकि फ्री शेयर्स नहीं गए थे, शॉर्ट शेयर्स हुए थे। शाबाश बेटा, शॉर्ट शेयर्स हुए थे। माइनस प्लस होने के बजाय माइनस हो गए थे, ज्यादा शेयर जाने के बजाय कम गए थे। पैसे ज्यादा के लिए थे, शेयर्स जब एंटी डाइल्यूटिव हुआ था। ख्वाब देखने आते हैं? ठीक है, ये लो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। IAS 33 also require disclosure of the following: total amounts used as to calculate and a reconciliation of these numerator figure to profit or loss for the। आपको नोट बनाना सिखाया हुआ है, आज लाया हूं क्वेश्चन, नोट बनाऊंगा इंशाल्लाह। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यूज एज to calculate basic and a reconciliation of these two denominator with each other। बेसिक EPS की अर्निंग कम होती है, डाइल्यूटेड में ज्यादा हो सकती हैं, कभी नहीं भी होती। बेसिक EPS के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कम होते हैं और डाइल्यूटेड EPS के लिए ज्यादा होते हैं, क्योंकि हकीकत में नया ख्वाब ऐड होता है। हकीकत में इसकी रिकंसिलिएशन बनाई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है
यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस एस, अच्छा याद रखना ईपीएस एक रेशो भी है, ईपीएस एक लिख लो, ईपीएस एक रेशो भी है। पढ़ के जाना है, याद रखना ये फायदे हैं इसके, कोई टेक्निकल फायदा नहीं है। लिमिटेशन पे भी कह सकता है कि यार लिमिटेशन भी बता दो, पढ़ के जाना है। दुआ करना मॉक बनाने की अल्लाह हिम्मत दे, अच्छा सा मॉक बनाए, हकीकत के करीब वाला मॉक हो, बस मिलता जुलता ही पेपर आ जाए इंशाल्लाह। चलो पढ़ा देता हूँ। The trend, improvement or deterioration in an entity published EPS figure is often a reliable indicator of future performance. There are a number of reasons for this. EPS measures an entity performance from the viewpoint of it shows the amount of earning available to each ordinary. This means that EPS takes the effect of preference dividend, if any, into account. It also takes shares issues into वो अर्निंग लेनी है जो अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, और शेयर्स भी कौन से लेने हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब बाकी तमाम का इफेक्ट हम इसमें से एक्सक्लूड कर चुके। डाइल्यूटेड ईपीएस कैन प्रोवाइड एन अर्ली वार्निंग, सिखाया था। कौन सी मैनेजमेंट को स्टेक होल्डर पसंद करेंगे, जो सबसे बुरा ईपीएस आज ही बता दे, आज ही हमें वार्न कर दे कि भाई ध्यान रखना ईपीएस यहां तक गिर सकता है, इसे क्या कहते हैं, अर्ली वार्निंग। फिर ईपीएस नॉट ओनली हेल्प्स मेजर्स एन एंटिटी करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग बट आल्सो हेल्प ट्रैक इट्स, इन पर्टिकुलर ईपीएस हेल्प्स इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस हमें यह भी बताएगा कि हम कौन सा ख्वाब बेचें। बात को समझो, आज हम शेयर ऑप्शन दे रहे हैं, आज हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, आज हम कन्वर्टिबल बॉन्ड्स दे रहे हैं। हमें पता होना चाहिए इनमें से कौन खतरनाक है, कौन खतरनाक होगा इनमें से, जो ईपीएस को सबसे नीचे गिराएगा। अब ये नहीं आंखें बंद करके इस तरह के ख्वाब बेचते रहे, बाद में ईपीएस नीचे हो जाए और सारे लोग अपने शेयर्स उठाकर बेचना शुरू कर दें। क्योंकि अगर हम डाइल्यूशन नहीं बताएंगे तो लोगों में एतबार खो देंगे, और अगर इस तरह का ख्वाब बेच देंगे तो बाद में ईपीएस क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है, और डाउन होना ईपीएस कभी भी गुड न्यूज नहीं होगा। तो ध्यान से देने हैं। कुछ लोग होते हैं पहले पैसे उठा लेते हैं और लोगों को कहते हैं जनाब मैं आपको लाख पे 10,000 प्रॉफिट दूंगा। अब लोगों ने पैसे ले दिए आपको, बाद में आप कह रहे हो यार ये तो मैंने बहुत हाई फिगर बता दी, अब क्या करें। इसका मतलब है जब कभी आपने शेयर ऑप्शन देना है, कन्वर्टिबल बॉन्ड देने हैं या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, उनके जो भी फ्यूचर इफेक्ट्स हैं उनको एनालाइज करके आपने इशू करने हैं। ये ना हो आज इशू कर दें और बाद में मसाइल जो है वो ज्यादा हो जाए। इसे उर्दू में लिख रहे हैं यहीं पे यूजफुलनेस में। शेयर ऑप्शन देते हुए, शेयर ऑप्शन देते हुए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर देते हुए, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स देते हुए, फ्यूचर के इफेक्ट्स जहन में रखने हैं, फ्यूचर के इफेक्ट्स जहन में रखने हैं। अब कौन सी रेशो है जो हमें आज ही बता देगी कि इनमें से कौन खतरनाक होने जा रहा है? डाइल्यूटेड ईपीएस। यही तो लिखा हुआ है कि ईपीएस की अफादियत क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस बता देगा कि इनमें से कौन फ्यूचर में हमारे लिए खतरनाक होगा।
आप 4 लड़कों से दोस्ती करते हैं, अब्बा जी कहते हैं जो तीसरा है ना ये फ्यूचर में तुझे नुकसान देगा। आप क्या कहते हो, ये तो सबसे शरीफ आदमी है। 3 साल के बाद वही आपको गोली करवा के जाता है। फिर अब्बा से हम नजर नहीं मिलाते, बड़े भाई से नजर नहीं मिलाते। तो ईपीएस हमें पहले ही बता देगा कि ये जो आप ख्वाब बेच रहे हैं ना, इनमें से कौन सा ख्वाब रियलाइज हो गया तो आपके लिए मसले हैं, आपके लिए। अब एक और बात सुनना, एक और रेशो आपको बता रहा हूं, उस रेशो का नाम है पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो। लिखो जी, इंपॉर्टेंट है पीई रेशो। कुछ लोग इसे प्राइस अर्निंग रेशो कह देते हैं, कुछ इसे प्रॉफिट अर्निंग रेशो कह देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी रेशो का, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। वैसे तो एमएफए में यूज होती है, लेकिन यहां क्योंकि लिखी भी है इसलिए बता दिया। कोई एक नंबर का फार्मूला आ गया तो पास फेल को डिसाइड करेगा। आज की क्लास के बाद आपको ओपन चैलेंज है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह कभी बना के ना बिगाड़े, आप आई कैप की बुक को पूरा टटोल लीजिएगा। कोई एक हेडिंग भी आपकी अब मेरी तरफ पेंडिंग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अब बॉल आपके कोर्ट में है। आज से ऑनवर्ड आपने हर चीज को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। सुकून से नहीं बैठना जब तक आंसर कॉपी इन्विजिलेटर को हैंड ओवर ना कर। पेपर देते हुए, कॉपी देते हुए आपको पता होगा इंशाल्लाह पप्पू पास है, पप्पू पास है इंशाल्लाह। लिमिटेशन पे भी पॉइंट आ सकता है। बेटा बातें नहीं ना, अपने आप को खींच के पढ़ाने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बातें नहीं करनी। बाजा बजाना है जब बजा लो, वो मैं मेंटली तैयार हूं कि बाजा बज सकता है। हाँ सही कह रहा हूं, ये जो बातें होती है ना, ये ना यहां पे लगती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, limitations of EPS, not all entities use the same accounting policy। सिंपल सी बात है। It may not always be possible to make meaningful comparison between EPS of, जब अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट होगी तो प्रॉफिट भी, जब प्रॉफिट डिफरेंट होगा तो ईपीएस भी, जब ईपीएस डिफरेंट होगा तो दो चीजें आपस में कंपेरेबल नहीं होंगी। ईपीएस डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ, क्यों? प्रॉफिट पे बेस कर रहा है। प्रॉफिट हिस्टोरिकल डाटा से है, तो जो हिस्टोरिकल डाटा से प्रॉफिट है उसमें फ्यूचर का इन्फ्लेशन या करंट इन्फ्लेशन इफेक्ट शामिल नहीं है। सो ग्रोथ इन ईपीएस ओवर टाइम माइट बी मिसलीडिंग। ईपीएस मेजर्स द एंटिटीज, जिंदगी में याद रखना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी मैटर नहीं करती, लिक्विडिटी की अपनी वैल्यू होती है। दो बच्चे गांव से आए, एक का अब्बा जमींदार लैंडलॉर्ड, मुरब्बों में जमीनें हैं, दूसरा जरा माड़ा आदमी है, दोनों फेल हो रहे हैं। कौन वापस जाएगा? माड़ा आदमी को। उसके अब्बा जी क्या कहेंगे? भाई आप पैसे देने के लिए नहीं है। जो जमींदार की औलाद होगा वो यहां डेरा डाल लेगा और क्या कहेगा? 5 साल का खर्चा, मसला ही कोई नहीं, और फिर हॉस्टल में बैठ के बच्चों को बिगाड़ेगा और क्या कहेगा? सीए होता नहीं है। वो क्यों बैठा हुआ है अभी तक? उसके अब्बे के पास लिक्विडिटी है। और वो पहला वाला क्यों वापस चला गया? उसके अब्बे की लिक्विडिटी कम है। तो ईपीएस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है, बिजनेस के बाकी एरियाज को फोकस नहीं करता। अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट बन रही है। अब कहा जाता है के लिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू सस्टेन योर पोजीशन यू हैव टू वर्क ऑन अदर एरियाज ऑफ बिजनेस एज वेल, लाइक कस्टमर लॉयल्टी, क्वालिटी, इनोवेशन। ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो फ्यूचर सिक्योर नजर आता है। ये बाकी फैक्टर नहीं होंगे, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो आज है कल नहीं होगी। कुछ जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोली होती है, वो कहते हैं कोई है ही नहीं हमारे सामने, जैसा करेंगे ठीक है गुजारा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई नई ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के साथ आएगी, ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होने के बावजूद डे बाय डे क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उन फैक्टर्स पे खेल रही होगी जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल लाएंगे। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। क्या? सीए फाइनल में नया पेपर ऐड हुआ है,
क्या नाम है उसका? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। वो यही बताता है कि अदर देन प्रॉफिटेबिलिटी कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें अचीव करके आप क्या कर सकते हो? सस्टेन कर सकते हो। सस्टेन करने का मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो। चलो जी ओके, अब आए जी हमारा मॉक। अल्लाह हाफिज जी, ये इन्होंने जरूर बोला।